नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, संभल में नेजा मेला होता है, इसको लेकर के बवाल जारी है। आपको बता दें कि महमूद गजनवी के सेनापति मसूद गाजी की याद में जलसा होता है, अब जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि लुटेरों के नाम पर यह आयोजन नहीं होगा। क्या कुछ तस्वीरें वहां से आ रही आपको दिखाते हैं संभल से, जहां पर नेजा मेलों को लेकर के पुलिस सख्त नजर आ रही है। संभल में क्या पूरा है मामला सर? संभल में नेजा मेला कराया जाता रहा है। कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति प्रकट की गई और अवगत कराया गया, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता था। यह अब्दुल सलार गाजी महमूद गजनवी का सगा भांजा एवं उसका सेनापति था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिर को ध्वंस किया, साथ ही काफी लोगों की हत्याएं की। उसकी याद में इस तरह के मेले का आयोजन सर्वथा अनुचित है एवं कानून व्यवस्था का भी प्रश्न खड़ा करता है। इसलिए आयोजकों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इस तरह के हत्यारे एवं लुटेरे के स्मृति में ऐसा आयोजन अनुचित है। यह आयोजन ना करें और इस हेतु इन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है। ये भारत में ही संभव है और लोकतंत्र में संभव है कि जिस तरीके से लुटेरों के नाम पर इस तरीके से जलसा मनाया जाता है, कार्यक्रम रखा जाता है उनकी याद में, औरंगजेब हो और जिस तरीके से मोहम्मद गजनवी का सगा भांजा और सेनापति जो था उसकी याद में जलसा रखा जाता है, तो लुटेरों के नाम पर इस तरीके से जो हमारे यहाँ विरासतें चली आ रही हैं उनके नाम पर जलसे होते हैं, कौन बर्दाश्त कर पाएगा। और इतिहास भी हमारा एक अपने आप में अलग है और किस तरीके से इस इतिहास को लोग लेकर के आ रहे हैं। और संभल में जिस तरीके से प्राचीन जो मंदिर है वो नेस्ते नाबूद है और गड्ढों में मिल रहे हैं, लेकिन जो लुटेरे हैं उनकी याद में जलसे मनाए जा रहे हैं। क्या कुछ इससे पहले सरकारें नहीं थी जिनको ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं? पुलिस प्रशासन सख्त है, किताबों में भी लिखा हुआ है, हर जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अधिकार है कि लोकतंत्र में लुटेरों के नाम पे भी कोई भी अगर स्मारक बने या जलसा बने तो कोई बात नहीं, हम उसको आसानी के साथ इजीली हम उसको मनाएंगे। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके से जो लोग हैं इस तरीके से उनकी याद में जलसे को मनाते हैं, लेकिन हर जगह लिखा है कि लुटेरों ने किस तरीके से इस भारत को सोने की चिड़िया को लूट लिया है, लेकिन आज भी हम उनकी याद में इस तरीके से जलसा मनाते हैं। औरंगजेब को लेकर के नागपुर में क्या कुछ चल रहा है आपको दिखाई दे ही रहा है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और जो महाराष्ट्र में विधायक भी है अबू आजमी, वो उनका औरंगजेब के प्रति जो प्रेम है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और वो बोल भी रहे कि मैंने इसमें क्या कुछ गलत कहा है, मैं इसके लिए माफी क्यों मांगू। और नागपुर में क्या स्थितियां हैं पूरा देश देख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से जो प्रेम है लुटेरों के प्रति, आक्रांताओं के प्रति, वो अपने आप में एक अलग है। इतिहास गवाह है, इतिहास दिखाता है, लेकिन किस तरीके से लोग आज भी राजनीति के चक्कर में इन लोगों का पक्ष लेते हैं और इनको लेकर के तमाम बातें करते हैं। अब औरंगजेब को ही लेकर के बात निकली है तो उस पर एक और बात बता दें कि समाजवादी पार्टी के भी जो नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं और लगभग सभी सरकारों में एक महत्वपूर्ण पद पर है। बीजेपी में मंत्री रहे, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी मंत्री रहे और कद्दावर नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने एक नया बयान दिया और उनके बयान के बाद अब खलबली मच गई है और उनके बयान के बाद अब राजनीति तेज हो गई। उन्होंने बोला है कि अगर औरंगजेब से ज्यादा अगर कोई क्रूर था तो गोडसे क्रूर था। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की विचारधारा एक जैसी है, दोनों लोगों के बीच में जो दोनों की जो समानता है वो साफ तौर पर है। और यहाँ तक कि उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए बोला है कि उनका पीडीए का जो नारा है वो समय समय पर बदलता रहता है, वो अपने हिसाब से चीजें बदलते हैं। कभी उनके पीडीए में कभी एक का मतलब अल्पसंख्यक होता है, कभी एक का मतलब अगड़ा होता है और कभी एक का मतलब आधी आबादी होती है। उन्होंने कहा कि समय समय पर जो अखिलेश यादव है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, वो अपने हिसाब से चीजों को बदलते हैं और इसीलिए आज तक पीडीएफ को लेकर के वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि सीएम योगी हो या अखिलेश यादव हो, ये लोग लगातार खाली केवल और केवल लोगों को कंफ्यूज करने का काम करते हैं। और उन्होंने औरंगजेब के प्रति जिस तरीके की बात की कि औरंगजेब जितना क्रूर था उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर अगर बात करें तो नाथूराम गोडसे था, लेकिन बीजेपी इसको लेकर के कोई भी बातें नहीं करेगी। तो तमाम राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चाएं हैं औरंगजेब को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इस देश में दर्शाता है कि राजनेता हमारे किस तरफ और किस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। औरंगजेब के प्रति अगर प्रेम की बात की जाए या विरोध की बात की जाए, दोनों अपने आप में समझ में नहीं आती है, क्योंकि औरंगजेब अब है नहीं, इसको लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई क्रूर व्यक्ति है, आक्रांता है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके प्रति इस तरीके की सहानुभूति और प्रेम क्यों दर्शाया जा रहा है, ये भी समझ से परे।
चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पर जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपूर्व हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से आज की? अखंड में बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस समय त्रिवेणी सदन में भीषण आग लग गई है, लेकिन आग किस वजह से लगी है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये देखिए, इसमें डोरमेट्री, रेस्टोरेंट और शॉप और पार्किंग, कई सारी चीजें यहाँ पे थी और देख रहे हैं किस तरीके से आग की लपटें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और हालांकि जो अग्निशमन विभाग है वो लगातार यहाँ पे आग पे काबू पाना चाह रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी जो है सूचना हताहत नहीं नजर आई है कि किसी प्रकार की कोई जान मान की हानि हुई है। लेकिन लगातार आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से आग की लपटें लगातार हवाओं के बीच तेजी से बढ़ रही हैं, तो और इधर देखिए दमकल कर्मी लगातार 2-2, 3-3 गाड़ियों के साथ लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है, ये सबसे अहम बात है। लेकिन ये डोरमेट्री का एरिया था जहाँ पे डोरमेट्री बनाई गई थी और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आग की लपटें लगातार भीषण आग की चपेट में आया हुआ ये डोरमेट्री आप देख सकते हैं। ये पार्किंग स्थल था, त्रिवेणी सदन के नाम से ये था, विकास प्राधिकरण के ये दायरे में था। देखिए किस तरीके से ये आग की लपटें लगातार देख रहे हैं कि बाहर गिरती हुई नजर आ रही हैं और ये देखिए लोगों का हुजूम भी लगा हुआ है। जी अखंड। अपूर्व, क्या कारण है कि जो इस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, किन वजहों से इस तरीके से आग ने इस तरीके का विकराल रूप ले लिया है? क्या कारण निकल करके सामने आ पा रहा है? देखिए अखंड, जो है जो बताया जा रहा है कि ये डोरमेट्री महाकुंभ के बाद बंद कर दिया गया था और तब से बंद था। लेकिन बताया जा रहा है कि जो एसी का वहाँ पे सेटअप होता है उससे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसी हताहत हुई है, ऐसी आग लगी है। तो अभी तक यही सूचना मिल पा रही है। लेकिन सही क्या बात है, अभी सारे सारे अधिकारी लगातार आग को बुझाने में लगे हुए हैं। अभी कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए किस तरीके से लोगों को आग के देखिए किस तरीके से जो आग का देखिए फायर ब्रिगेड का दस्ता लगातार जो पानी से आग को काबू में करना चाह रहा है। देखिए लेकिन देखिए संसाधनों की कमी भी मुझे दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे जो अग्निशमन विभाग है उसके पास संसाधनों की कमी भी है, क्योंकि ये आज अयोध्या में दूसरी आग की घटना है। और देखिए ये बड़ी आग की घटना है। इसके पहले एलजी चैम्बर जो है चौक एरिया में लगा हुआ था, ये अब दूसरा रामपथ पर है। ये रामपथ पर मैं मौजूद हूँ। किस तरीके से देखिए दमकल कर्मी लगातार दमकल की आग के गाड़ियों के साथ लगातार आग पर काबू पाना चाह रहे हैं, लेकिन हवाएं तेज है, इस वजह से आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी अखंड। बिल्कुल अपूर्व, देखिए अयोध्या जैसी नगरी और इस तरीके की नगरी वहाँ पे पर्यटकों से पूरा हुजूम होता है और जिस तरीके से वहाँ सड़क पर दिखाई भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। आगे अगर इस पर कोई कमी है तो इस पर जरूर विचार करें और वहाँ पर जो संसाधन ज्यादा से ज्यादा की मात्रा में खरीदे जा सके, सरकार को इस चीज को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपूर्व, एक और खबर की बात करेंगे कि जिला अध्यक्षों की सूची आई है, 70 जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है, लेकिन अयोध्या के जो जिला अध्यक्ष है उनके नाम का ऐलान अभी नहीं हो सका। ऐसे में क्या वजह रही कि जिला अध्यक्ष की सूची में जो 70 नामों का ऐलान हुआ उसमें अयोध्या को छोड़ दिया गया? देखिए अखंड, वजह कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि इस समय आप देख ही रहे होंगे लगातार जो ब्राह्मणों को दरकिनार करते हुए जो ओबीसी या एससी वर्ग के लोगों को जिला अध्यक्ष बनाने का जो प्रक्रिया है वो भाजपा एकदम तय कर चुकी है। लेकिन यही वजह है कि अयोध्या को हो सकता है कि ओबीसी या एससी जो समुदाय के हैं उनके जिला अध्यक्ष के नाम नहीं मिल रहे हो, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि हालांकि अयोध्या में एक दिग्गज नेता हैं जो लगातार संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक अयोध्या में जिला अध्यक्ष का नाम ना घोषणा करना ये कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक है। और इस पर यही जो मेरी अपनी गणना है कि अभी तक सूची में किसी सही जो जिला अध्यक्ष का नाम ना मिलने की वजह से नहीं जा पाया है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की सूची आई उसमें 20 ब्राह्मणों को, 10 ठाकुरों को, 25 ओबीसी को, 5 महिलाओं को, 6 एससी को जगह दी गई है। लेकिन एक सवाल ये है कि अयोध्या में एक नाम आ रहा निकल करके, क्योंकि मैं कल से भी चर्चा कर रहा हूँ कि कई जगह जो जिला अध्यक्षों में उसमें बात निकल कर कि वहाँ सांसद विधायकों का बड़ा खासा अच्छा खासा प्रभाव चल रहा है और लल्लू जी की बात लेकर के चल रही है कि लल्लू जी की वजह से ऐसा है कि जिला अध्यक्ष का जो नाम है उसका ऐलान नहीं हो पाया। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में जरा बताइए। लगातार लेकिन आपको बता दूं, जब से सांसदी का चुनाव जो है पूर्व सांसद ने हारा है, तब से लगातार नेता मेल का जो है वो
हुआ नजर अगर लल्लू करे तो देखिए ये सूत्रों की हवाले से खबर हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके किसी उन्हीं उन्हीं की वजह से ऐसा कुछ होना। नहीं, बिल्कुल, अब पूरा आप सही कह रहे हैं, उनकी वजह से नहीं, लेकिन ऐसी बातें आ रही हैं कि बहुत सारे, क्योंकि जो उपचुनाव हुआ उसमें भी जिस तरीके से लल्लू जी का प्रभाव देखने को मिला, कहीं न कहीं एक बात निकल कर के सामने आ रही है कि शायद कुछ कारण है कि अयोध्या में भी बहुत सारे दावेदार, आपने भी स्पष्ट किया कि बहुत सारे दावेदार हैं, जिसको लेकर के बीजेपी ऊहापोह की स्थिति में है कि किसके नाम का ऐलान किया जाए। हाल-फिलहाल देखने वाली बात होगी देखिए 28 जिन 28 दावे जिलों में अभी देखिए जिलाध्यक्षों के नाम नहीं किया गया, उसमें अयोध्या में क्या होगा? बिल्कुल बताइए अब। देखिए अखंड दावेदारों की कमी नहीं है। लगातार आपको बता दें जो भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने भी जो है अपना पत्र सौंपा था। इसके पहले जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं उनको उन्होंने भी कई सारे लोगों ने लिया, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसका नाम सामने आता है। लेकिन अगर जो पूर्व सांसद जो है लल्लू सिंह की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हो सकती है या विपक्षियों के उड़ाए हुए खबर हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके चुनाव हारने के बाद उनके जो संगठनात्मक विचार हैं वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच लगातार मिल रहे हैं। उनका कोई प्रभाव हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता कि इसमें है। बिल्कुल अपूर्व, जिस तरीके से मोतीपुर चुनाव पर एक आखिरी समय पर बीजेपी ने दांव लगाया था, कुछ ऐसी स्थिति वहां पर भी नजर आ रही है कि जिलाध्यक्ष को लेकर के आखिरी समय में ही ऐलान करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अयोध्या में किसको अपना जिलाध्यक्ष चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपूर्व। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? में आपको बताया था कि रायबरेली जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक तरफ और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जो है साफ सफाई अभियान को लेकर एकदम सशक्त है और पूरी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो कहीं ना कहीं दावे करती है और वो दावे कहीं ना कहीं दिखते भी है। अगर इस बात करें तो महाकुंभ में जिस तरीके से महाकुंभ होने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचे और सफाई कर्मियों का उन्होंने सम्मान किया और उसके साथ साथ उन्होंने खुद उसमें सहयोग किया। तो इस तरीके की छवि जो बनी हुई है राज्य सरकार हो या फिर अगर बात करें केंद्र सरकार, स्वच्छ भारत मिशन की जो है रायबरेली रेलवे स्टेशन उसको तार तार करता नजर आ रहा है। किसी भी तरीके का किसी भी जो है कोई भी जो ये दृश्य है वो दृश्य देख करके किसी भी तरीके की जस्टिफिकेशन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन रायबरेली रेलवे स्टेशन ऑफ रायबरेली। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए मेरे साथ, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। ये तस्वीरें हैं और ये विद इन 3 days 2 days 4 days गो टू द रायबरेली कंटिन्यू हैज बीन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ये दिखा रहे हैं तस्वीरें, इस तस्वीरों को देखकर भी यहाँ का जो आला कमान है वो ये कहता नजर आ रहा है कि सैलरी की वजह से ये इश्यूज हुए थे और ये सैलरी इशू, ये रेलवे स्टेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये रेलवे स्टेशन देखिए, आप अंदर बाहर कहीं भी देखिए, चारों तरफ रेलवे स्टेशन हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूदगी है और इस तरीके की मौजूदगी को लेकर आखिर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्वच्छ भारत मिशन की बड़े पैमाने पर जो है खुद प्रधानमंत्री इस मिशन में शामिल होते और झाड़ू उठाकर वो भी कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू और सफाई कर्मियों का जो है सम्मान करते महाकुंभ के बाद नजर आए, उसी को रेलवे स्टेशन रायबरेली जो है तार तार करता नजर आ रहा है। उनके जो आला अधीक्षक बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन जो रेलवे स्टेशन अधीक्षक है उनका कहना है कि सफाई कर्मियों की कुछ सैलरी का इशू था। वो सैलरी खैर 12 तारीख को ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उसके बाद जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई 13 को डिपॉजिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इन सफाई कर्मचारी, तो उनको डिपॉजिट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे ये हम जो स्टेशन अधीक्षक है रवि रंजन, उनसे हम खुद बात करेंगे और जानेंगे कि सर इसमें पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ये हुआ है, और इससे हम बात करेंगे। स्टेशन अधीक्षक हमारे साथ हैं। जी, ये हमारे साथ स्टेशन अधीक्षक है और आपका नाम रवि रंजन कुमार है। तो इनसे हम बात करेंगे सर और जानेंगे कि सर ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है बड़े पैमाने पर लगभग 1 हफ्ते से ये बनी हुई है, इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हो और इनका क्या रीजन है, उस रीजन को लेकर के हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये मामला सामने निकल के आया है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मिशन की योजना है उसको लेकर जहां पे बड़े पैमाने पर ये होता है और ये पूरे रेलवे स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो या प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो, किसी भी उसमें हर तरीके से चारों तरफ गंदगी मची। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले तो ये हमको तो कोई प्लान नहीं बताया गया।
सर, ये जो 3-4 दिन से 1 हफ्ते से लगभग बना हुआ है, आपके यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसका क्या रीजन है सर? देखिए, यहाँ पे सफाई जो है ना, यहाँ व्यवस्था है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। जी। कॉन्ट्रैक्ट के लेबरों की शिकायत थी कि जो है पेमेंट नहीं मिली, तो शायद 13 तारीख को पेमेंट मिल गई। इसके बावजूद भी वो लोग अपना स्ट्राइक जारी रखे हैं। अब वो आए हैं कंपनी वाले, जो जिसका ठेका है, वो लोग शायद बात करने गए हैं, उनको भेजा गया। हम लोग किए अपने ऊपर उच्च अधिकारियों को, DRM सर और सीनियर सर को, तो उन्होंने कंपनी के उनको कॉल किया, बुलाया है उनको, उनको पेनल्टी वगैरह भी लगाई गई है और उनको भेजा गया है कि आज इसको किसी भी हाल में प्रारंभ कराया जाए। ठीक है। एक चीज और जानना चाहूंगा, स्टेशन अधीक्षक होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि इस सवाल का जवाब आप जरूर देंगे और उम्मीद भी करते हैं कि और निश्चित साथ देंगे। क्या लगता है कि इसके बीच जो ये गंदगी फैली रही और जो वहाँ पे अभी यात्री बैठे हुए, सब मुंह ढके बैठे हुए, क्या लगता है कि इससे बीमारियां भी होगी और उसकी बड़े पैमाने पर ये अच्छा नहीं है रेलवे विभाग के लिए? लेट मी कंप्लीट सर। क्या लगता है कि जो बड़े पैमाने पर रेलवे विभाग की ये वो है, क्या इसका कोई ऑप्शन नहीं निकाला जा सकता था इसके बीच में? समस्या तो है ही, ये तो अच्छी चीज नहीं है जी। इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पास यही एक लिमिटेड है। हम लोगों के पास कि अपने उच्च अधिकारियों को बता सकते हैं, उच्च अधिकारी जो निर्णय लेते हैं, उन्होंने भी निर्णय लेते हुए अधिकारी इनको You are as a management in Raebareli station. If you I am not wrong, if you comfortable of this management and this system कि आप उसको तत्काल आपको रेलवे अधीक्षक होने के नाते, स्टेशन अधीक्षक होने के नाते ये फैसला आप ले सकते हैं कि साफ सफाई किस तरीके से की जाए, या व्यक्तिगत ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? लिमिटेड है, हम लोग की माइंड लिमिटेड है। हम लोग का ये है कि उच्च अधिकारियों को करना है, वो जैसा निर्णय लें। पूरा नाम आपका क्या लिखते हैं आप? रवि रंजन कुमार। कब से यहाँ पे पोस्टेड है? 1/8/2023। 1/8/2023 से। देखा खंड, ये जवाब है। रंजन जी का कुछ सवाल आपका हो तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ। यू एक चीज ये इंद्रवीर, सवाल ये पूछ लीजिए कि आखिरकार इस तरीके से अगर कोई कंपनी जी अखंड, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको? हेलो इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है जी। इंद्रवीर, सवाल यही था कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाती और उनके साथ करार होता है, अगर करार है तो उनको सैलरी नहीं मिल रही तो उस कंपनी को अपने पास से पेमेंट करना चाहिए था। पूरा का पूरा स्टेशन छोड़ दिया और अगर अब वो बोल रहे हैं 13 तारीख को पेमेंट हो चुका है, तो अब तक भी एम्प्लॉयज गायब है, तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं बाइट किया गया? सवाल तो ये भी है ना, क्या कर रहे हैं अभी तक वहां के जो अधिकारी है? अगर इनसे ऊपर के अधिकारी है तो उन्होंने इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? सवाल तो ये भी बनता है, क्या छोड़ दिया गंदगी के अंबार में? अखंड अगर बात करें तो पूरी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना कि ये कंपनी के जो टेंडर हुआ था उस कंपनी को छोड़ क्यों नहीं देता अधीक्षक और रेलवे इन रायबरेली, तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, ये बहुत ही बड़ी सेटिंग एंड गेटिंग का मामला चल रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि ये सारा मामला पैसे का है। किसको टेंडर देना है, किसको टेंडर नहीं देना है, ये सब पैसे का खेल है। और इस तरीके से पैसे के खेल में सिर्फ और सिर्फ परेशान कौन हो रहा है? यात्री। हमारे साथ कुछ यात्री है और मैं कंटिन्यू देख रहा हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हुए वो मुंह बंद करके बैठे हुए। आप ये दृश्य देख कर आकर समझ सकते होंगे कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जीडीपी अगर कहीं से बढ़ती है तो वो दो विभाग है, एक राजस्व है और दूसरा रेलवे। रेलवे के पास से इस तरीके से जो इनके आला अधिकारी हैं वो कहते हैं कि रेलवे का पैसा नहीं है, और इस बहाने को लेकर बिल्कुल गलत है कि रेल मंत्री का, अभी मैं रेल मंत्री का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, रेल मंत्री कह रहे थे कि हम लॉस में नहीं है। अगर लॉस में नहीं है और स्टेशन पर इस तरह की गंदगी है और किसी को सैलरी की वजह से ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन बदहाली का शिकार हो चुका है, वहां पर गंदगी का अंबार है, मजबूर है वहां पर रेलवे यात्री। होली के समय के अगर होली के समय कितने सारे लोग वहां पर मौजूद होंगे? अखंड, अभी रेलवे ने एक डाटा, उत्तर प्रदेश रेलवे ने एक डाटा जो है सार्वजनिक किया था और वो डाटा था महाकुंभ को लेकर के। महाकुंभ में रेलवे को कितना बेनिफिट हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार को रेलवे से कितना बेनिफिट हुआ है और केंद्र सरकार को रेलवे से कितना बड़ा बेनिफिट हुआ, ये डाटा सार्वजनिक हुआ है। उसको लेकर भी अगर जो है ये ऐसे आला अधिकारी जो बैठे हुए जिनके कानों में जू नहीं देखती, इस गंदगी को देखते हुए उनको जो है समझ में नहीं आता, जो इनके डीआरएम है, जो इनके आरएम है, जो भी बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं से तुरंत इस गंदगी को लेकर
हम आईबीसी के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार को और रेलवे मंत्री को ऑन द स्पॉट इस पे एक्शन लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर चाबुक चलाना चाहिए अपना। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, जरूरी है, क्योंकि अगर होली के समय पे इस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई कि पूरा स्टेशन गंदगी के हवाले है, गंदगी का अंबार है और लोग चेहरा ढक करके वहां बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। रेलवे एक बहुत बड़ा साधन होता है लोगों को, आगंतुकों के लिए एक दूसरे जगह तक जाने के लिए, और वहां पर इस तरीके की बदहाल स्थिति है जिसमें रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि मैं बात भी करता हूं, चल रहे हैं। ये जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, क्या इससे आपको परेशानी हो रही है? कुछ एलर्जी हो रही है? क्या दिक्कतें हो सकती है इससे? अब देखिए अखंड, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए कंटिन्यू अपना मुंह ढके बैठे हुए हैं और कई यात्री ऐसे रहे जो यहाँ नहीं बैठ पा रहे जहाँ पे ये बनाया गया है बैठने का सीटिंग, तो इससे भी प्रॉब्लम है। दादी, ये जो कूड़ा लगा हुआ है इससे बदबू आ रही है क्या? है? कैसा लग रहा है ये जो कूड़ा लगा हुआ है? अच्छा नहीं लग रहा है, कूड़ा वो लगा हुआ है। बदबू आ रही है इससे? बदबू आ रही है। अब देखिए अखंड, ये बड़े पैमाने पर जो है उस तरीके को लेकर के कहीं ना कहीं खासकर रेलवे को कहीं ना कहीं जो इनके उस तरीके के अधिकारी हैं उसको कहीं ना कहीं संजीदा नहीं है इस गंदगी को लेकर के, और जिस तरीके से ये बीमारियां बच्चे, छोटे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर आदमी ट्रेवल करता है, और जिस तरीके से हमारी मौजूदगी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, कहीं ना कहीं ये सेटिंग और गेटिंग का मामला है, टेंडर का मामला है, और ये आए दिन अखंड हमने आपसे लगभग 3 से 4 महीने पहले एक डिस्कशन किया था बछरावा रेलवे स्टेशन को लेकर, आपको याद होगा। बछरावा रेलवे स्टेशन पे भी सेम यही पैटर्न था, और जब आईबीसी की खबर चली तो वहां पे भी आज तक वो प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट नहीं हुई। अखंड, पैसे का हवाला रेलवे विभाग नहीं दे सकता, और जिस तरीके से रेलवे के ऊपर पैसे का हवाला देकर ये चल रहा है मामला ये नहीं, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो ये है, ये पूरा मामला सेटिंग और गेटिंग का है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, सेटिंग और गेटिंग के इस मामले में फंस कौन रहा? यात्री ना, बेचारे गंदगी में जीने को मजबूर है। देखिए अधीक्षक साहब भी एक कमरे में बैठे हुए हैं, एसी चल रही होगी, अगल बगल जो चीजें माहौल होगा वो एकदम साफ सुथरा होगा, लेकिन तब भी वो निकलते होंगे तो इस गंदगी से ही होकर के निकलते होंगे, उनको ध्यान देना चाहिए था। और ऐसी कंपनी अगर वहां पर, अगर आप, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साफ सफाई अभियान, स्वच्छता के लिए रेलवे के पास क्या पैसा नहीं है? सवाल ये भी खड़े होते हैं। डीआरएम से बात करने का प्रयास कीजिएगा और पूछिएगा आखिरकार इस तरीके से गंदगी का अंबार इतने दिनों से चला आ रहा है, इसको लेकर के आपने क्या एक्शन लिया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। अवनीश से जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज? अखंड, कुछ दिनों से खबर सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है, और सोशल मीडिया में इस वक्त कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। साइबर ठग जो है कहीं ना कहीं लोगों को साइबर अरेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कानपुर का एक युवक है भूपेंद्र, जिसने कहीं ना कहीं साइबर ठग को ही ठग लिया है। ये खबर लगातार वायरल हो रही है, और इस खबर में अपडेट को लेकर के बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं जो वो साइबर ठग है वो भूपेंद्र के से बातचीत कर रहा है, और अपने जो रुपए उसने लगभग 9,500 रुपए जो भूपेंद्र को दिए हैं उसको मांग रहा है, दुहाई कर रहा है कि अगर वो रुपए नहीं देगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो नौकरी है वो चली जाएगी। आपको बता दें पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि 6 मार्च को भूपेंद्र यहाँ पर जो कानपुर साउथ में रहते हैं उनके पास में फोन आता है कि आप जो अडल्ट मूवीज देखते हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके खिलाफ में FIR दर्ज हुई है, और आपको जो है FIR दर्ज हुई है, और आपको कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ रुपए की जो मांग की गई, लगभग 16,000 रुपए की मांग की गई। अगर आप इस FIR को खत्म करना चाहते हैं तो 16,000 रुपए अगर आप दे देंगे तो ये FIR खत्म हो जाएगी। भूपेंद्र का कहना है कि वो जब पहला कॉल आया था तो उससे कहीं ना कहीं वो घबरा गया, लेकिन जब उसके बाद में 2-3 बार जब उससे बातचीत हुई और उस ये जो साइबर ठग है जब उसने ये हवाला दिया कि तुम छात्र हो तो तुमसे ज्यादा पैसे की मांग नहीं की जाएगी, तो जब भूपेंद्र ने अपनी समझदारी दिखाई और उसको बताया कि कहीं ना कहीं जो है अब उसने अपनी माँ की चैन को कहीं पर 40,000 रुपए की जिसकी कीमत है उसको रखा हुआ है, अगर उसको 3,000 रुपए मिल जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो चैन छुड़वा लेगा और उससे जो रुपए आएगा उसको ट्रांसफर कर देगा। इस तरीके का एक जो लेन देन की बात है वो शुरू हुई, और उसके बाद में लेन देन लगभग 3,000 से शुरू होकर के 9,500 रुपए तक पहुंच गया, और अभी भी भूपेंद्र का कहना है कि उसके पास में वो फोन आ रहा है, लगातार उससे बात हो रही है, और वो आज जब भूपेंद्र ने उस साइबर ठग को ठग लिया तो उसके बाद में आज वो साइबर ठग उस भूपेंद्र नामक युवक जो कानपुर का रहने वाला उससे अपने 9,500 रुपए वापसी मांग रहा है, और कहीं ना कहीं दुहाई कर रहा है कि अगर वो 9,500 रुपए नहीं दिए गए तो जो उसकी नौकरी है साइबर ठगी की वो चली जाएगी। बताइए, ठग ही ठग को ठगेगा, इस तरीके के मामले अब आने लगे। साइबर ठग
मतलब एक दूसरे को कहते हैं ना कि जब चोरी बढ़ती रहती धीमे 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 तो आप आपस ही में ठगने का काम करते हैं। चोर चोरी के घर में चोरी करता है, ठग ठगी को खुद ही ठग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की साइबर ठगी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है प्रदेश में अवनीश, और बड़े से बड़े डॉक्टर से कह रहे हैं समझदार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है ऐसे साइबर ठगी को लेकर के, किस तरीके की योजनाएं बना रही है और क्या कुछ उसने स्टेप्स लिए हैं जिससे इस तरीके की साइबर ठगी से लोग बच सके? अखन देखिए, लगातार इसके लिए अवेयरनेस फैलाने का काम जो है प्रदेश से भी किया जा रहा है, और कुछ वीडियो भी है लगातार कहीं ना कहीं बना करके जो है सोशल मीडिया पे वायरल किए जा रहे हैं कि किस तरीके से साइबर ठगों से बचा जा सकता है। और इसको लेकर के एक साइबर सेल भी बनाई गई है। अगर किसी तरीके से कोई भी दिक्कत किसी को होती है तो साइबर सेल में अगर वो शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अखंड बात ये कही जा सकती है कि जिस तरीके से साइबर ठग एक अकाउंट में पैसा मंगवाते हैं, अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, उसके बाद में शिकायत की जाती है, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाता है। तो किस तरीके से एक नेक्सस चल रहा है कि एक अकाउंट खुल जाता है, क्योंकि आज के समय में अगर अकाउंट खुलता है तो उसमें आधार कार्ड और सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पूरी जितनी भी जानकारी है वो सरकार के पास में या शासन के पास में होती है कि किस व्यक्ति का ये अकाउंट है, किस व्यक्ति के पास में पैसा जा रहा है। तो इस पे नकेल कस के अगर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि इसको लेकर के अगर कोई न कोई को वायरल करके और कहीं न कहीं इस तरीके से कार्य कर रही है कि जितने भी साइबर ठग हैं वो जो आम आदमी उसको ठग ना पाए। बिल्कुल अवनीश, एक बड़ी समस्या बनती जा रही है क्योंकि देखिए लेकिन अकाउंट्स तो बैंक में खुलते हैं। क्या बैंकों के पास इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है? इस तरीके से क्या चेकिंग नहीं की जा सकती है? ऐसे जो भी अकाउंट्स है जिसको चेक किया उनको मॉनिटर ना किया जा सके? कोई ना कोई एक ऐसा प्रावधान जरूर होना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से पैसे मंगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैंक के पास भी इस तरीके का अधिकार हो कि वो उनको इस तरीके का अकाउंट्स को देखे और मॉनिटरिंग करे और उनको रोक लगा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये अपने आप में बैंकों के लिए भी असंभव कार्य है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अकाउंट्स है और किन अकाउंट में पैसा मंगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो डिफरेंट अकाउंट में पैसा मंगाते हैं साइबर ठग, एक एक करके कई जगह मंगाते हैं और वो पैसा निकाल भी लेते हैं। इसको लेकर के एक पूरा का पूरा स्टेप या कहे प्रोसीजर बनाना चाहिए बैंकों की तरफ से भी, क्योंकि अब लगातार इस तरीके की ठगी बढ़ती जा रही है। साइबर ठग लगातार मासूमों को अपना निशाना नए नए तरीकों से बना रहे हैं। अब ये भी मामला जिस तरीके से बनाया तो ये अपने आप में एक नया मामला है। किसी के बच्चों को बताया जा रहा है, किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही है, किसी से बैलेंस पूछा जा रहा है और ऐसा कह करके किसी के बच्चे का हवाला दिया जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट का हवाला दिया जा रहा है। तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है। पुलिस को अवेयरनेस के साथ साथ कोई और भी तरीका अपनाना होगा ऐसे ठगों से बचने के लिए, क्योंकि लोग इस तरीके के माया जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं क्योंकि मासूम है लोग, वो समझ नहीं पाते। अगर उनके पास इस तरीके की घटना, इस तरीके की कोई खबर देता है तो उस समय उनको लगता है कि इस खबर या इस परेशानी से निपटा जा सके, वो उसका दिमाग काम नहीं करता। बहुत सारी खबरें इस तरीके की आती है। अवनीश, जरूरत है पुलिस को, कुछ कहना चाह रहे हैं अवनीश, बताइए आप। अखन ये आम आदमी ही नहीं, इसमें आपने लगातार खबरें सुनी होंगी कि बहुत सारे पुलिस वाले भी इसमें फंस रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे अधिकारी हैं, बैंक के ही कर्मचारी हैं, या कहा जाए पुलिस विभाग के भी कई लोगों की फंसने की खबर आ रही है। तो एक बिल्कुल आपका बिल्कुल बात कहने का जो आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि इस तरीके की एक व्यवस्था जरूर बनानी चाहिए और बैंक को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो पुलिस है या प्रशासन या सरकार एक कोई ऐसा इसमें क्योंकि लगातार एआई के द्वारा जो है नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई माध्यमों से कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो एक एआई जो एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसके माध्यम से भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं जो ये साइबर ठग है वो इस साइबर ठगी को कम कर सके। बिल्कुल अवनीश, जरूरी है और एक बहुत अच्छा कदम, एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब एआई का सहारा लेकर के कुछ नई तकनीक भी ना बना रही है जो ठग है, क्योंकि एआई बहुत सारे मामलों में अगर आपके लिए बेहतर है तो कई मामलों में आपके लिए एक दुविधा का, ये कहते हैं एक तरीके से बहुत खराब स्थिति भी पैदा कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके के वीडियो मॉर्फेट वीडियो आ रहे हैं और एक जैसी शक्ल बन जा रही है तो आगे चल करके बहुत बुरी स्थितियां भी पैदा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड बात करेंगे प्रतापगढ़, और लगातार मैं बात करता हूं प्रतापगढ़ पुलिसिंग को लेकर के। आप भी सोच रहे होंगे कि फिर से आज पुलिस को लेकर के ही है। 3 दिन बाकी है आईपीएल को लेकर के, 2025 का आगाज होने जा रहा है और आईपीएल में जिस तरीके से सट्टा बाजारी खास तौर पे चरम पे होती है तो वो देखने लायक रहती है। आप भी जानते हैं कि सट्टा बाजार कितनी बड़े मात्रा में खेला जाता है, और खास तौर पे बात करें तो प्रतापगढ़ में सट्टा बाजार चरम पे रहता है। हर बार की तरह इस बार भी सट्टा बाजार का माहौल काफी गर्म है और
गर्म होने का कारण क्या है कि सिर्फ एक कारण यह है कि पुलिसिंग का उस ओर ध्यान न देना। सट्टा बाजार खास तौर पे ऑनलाइन गैम्बलिंग के माध्यम से किया जाता है, वेबसाइट अवेलेबल की कराई जाती है और उसके बाद ऐसे लाखों लोग, मैं बात करूंगा यहाँ पे लाखों हजारों लोग, युवा खास तौर पे जो है बर्बादी की श्रेणी पे जाते हैं। जिस तरीके से लास्ट ईयर भी देखा गया, पुलिस सिर्फ नाम भर के लिए पकड़ती है और 2 घंटे 3 घंटे के लिए पकड़ी फिर छोड़ दी। कल मेरी ऐसी चर्चा हो रही थी पब्लिक प्लेस में, लोग मुझसे कहने लगे कि भाई साहब अगर आप लोग कुछ कर सकें तो करिए, अन्यथा ये लोग हमारे बच्चों को भी बर्बादी की श्रेणी पे ले जा रहे हैं। कल देर शाम की बात रही है, क्योंकि 3 दिन रह गए 2022 का आईपीएल का 2025 आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास, ऐसे कई नाम हैं जो पुलिस जानती है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग कराते हैं, सट्टा खिलाते हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी रही हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप रहा, चाहे 2023 का वर्ल्ड कप रहा, हर में देखा गया है कि आईपीएल हो रहा हो, हर एक फॉर्मेट में यहाँ पे सट्टा बाजार काफी गर्म रहता है। और ये केवल मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ प्रतापगढ़ तक ही सीमित है, मैं इसके लिखित के साथ में दे सकता हूं कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली, जौनपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, जो कि प्रतापगढ़ से कमान होता है। और ये भी आपको बता दे रहा हूं कि पुलिस वो नाम तक जानती है कि यहाँ पे ऑनलाइन सट्टा कौन खिलाता है, लेकिन पकड़ने का एक तरीके से कह सकते हैं कि पकड़ने की हिम्मत नहीं करती। अब क्या है इन लोगों की सेटिंग, ये आप भी जानते हैं कि कैसी सेटिंग रहती है। आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मिली भगत तो होगी कि उन लोगों की धरपकड़ नहीं की जाती है। कहा यह भी जाता है कि पकड़ लेंगे कोर्ट से छूट जाएंगे। आप भी तो कहते हैं कि ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, हम कैसे पकड़ लें। पुलिस, एसओजी टीम, चाहे जो जिससे बात करेंगे अगर आप तो यही कहेंगे। कल एसओजी की टीम भी वहां मौजूद थी जहां मैं चाय पी रहा था, शाम के तकरीबन 7 बजे की बात है, ऐसी चर्चाएं छिड़ी थी और एक पिता जो है परेशान था क्योंकि फिर से आईपीएल और 2 महीने का एक तरीके से त्योहार कह सकते हैं क्रिकेट प्रेमियों के लिए, और लोग जी जान लगाकर 7:30 बजे टेलीविजन के पास बैठ जाते हैं, अपनी अपनी टीमों को चेयर्स करते हैं और सपोर्ट करते हैं। लेकिन कल एक पिता ये हमसे कहने लगा, एसओजी की टीम, तो एसओजी की टीम की एक सिपाही का क्या रवैया था आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साफ तौर पे कह रहा है कि भैया वो लोग तो ऑनलाइन खिलाते हैं, कोई प्रूफ नहीं रहता है। आप तो ऑनलाइन कॉल डिटेल से आप हर एक अपराधियों को पकड़ लेते हैं, तो ऑनलाइन अगर गूगल क्रोम से या किसी से भी वो खिला रहा है तो क्या आप उसकी हिस्ट्री नहीं निकाल सकते। तो ये जो पुलिस का एक रवैया रहता है झूठ बोलने का, तो कहीं ना कहीं साठगांठ अंदर होती है। 3 दिन बाकी है, चौथे दिन से 22 तारीख से 2025 आईपीएल का आगाज होगा, मैचेस शुरू हो जाएंगे और फिर से या प्रतापगढ़ के युवा कहीं ना कहीं फिर से वही सट्टा बाजार फिर से गर्म होगा। कुछ घर बर्बाद होंगे, कुछ घर आबाद होंगे सट्टा के कारण, और जो सट्टेबाज होंगे उनके तो चांदी ही चांदी रहेगी। अखंड सट्टेबाजी आबाद होता है, बाकी सारे के सारे लोग बर्बाद होते हैं। बहुत बड़ी बात है, लोगों को समझ में नहीं आती है और बहुत बड़ी बात आपने कही ज्ञानेंद्र। देखिए सबसे बड़ी बात है ये युवा किस तरफ जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए सरकार भी इस तरह के कोई एक्शन नहीं ले रही है और शायद यही कारण है कि जो सिपाही आपने बताया कि बोल रहा है ऑनलाइन हम क्या करें। ड्रीम 11 क्या है ज्ञानेंद्र? बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इन्होंने इस वक्त लगभग अपने पूरे देश के युवाओं को अपने आगोश में या कहते हैं कि अपने अंदर समा लिया है, क्योंकि आज की डेट में हर एक युवा अगर आईपीएल हो या ना हो किसी भी मैच में लोग पैसा लगा रहे अपनी टीम बना करके। क्या सरकार को इन सारी जो भी एप्लीकेशन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सवाल ये भी खड़ा होता है। बहुत सारी एप्लीकेशन समय मार्केट में उपलब्ध है जो ये लोगों को लालच देती है कि आप अपनी टीम बनाइए और पैसा आपको मिलेगा, और इस तरीके के बड़े बड़े ऐड भी चलते हैं टीवी में कि फलाना ने इस तरह 1 करोड़ रुपए यहाँ ड्रीम 11 से कमाए। तो सरकार अगर इस तरीके की चीजों को प्रोत्साहन करेगी या प्रोत्साहित करेगी तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लगातार बढ़ती चली जाएंगी। पूरे के पूरे परिवार इस वक्त इस
टेंशन में है कि कहीं उनका भी बच्चा इस तरीके के किसी सट्टे के बाजार में या कहीं सट्टे के खेल में ना शामिल हो जाए। बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं, केवल और केवल जो बिल्कुल। सट्टा चला रहा होता है बस वही आबाद होता है, बाकी सारे के सारे घर जो इसमें जुड़े हुए लोग होते हैं वो बर्बाद ही होते हैं। और ये सबसे बड़ी बिल्कुल, बात है, बिल्कुल। पुलिस को ये कह करके बचाव अपना कह रहे पल्ला नहीं झाड़ लेना चाहिए कि हम क्या करें, ऑनलाइन चल रहा है, उनके बिल्कुल। खिलाफ कार्रवाई करिए। आपको सबको पता होता है ज्ञानेंद्र। नेटवर्क का कुछ इशू है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अगर यहाँ आज बताना चाहेंगे, हरदोई हरदोई से करीब 45 किलोमीटर दूर एक भरकरी गांव पड़ता है, भरकरी ब्लॉक पड़ता है। उस भरकरी ब्लॉक में करीब 4 किलोमीटर की ऐसी सड़क है जो बिल्कुल जो गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें आने जाने के लिए इतनी असुविधाओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जबकि वहाँ पर हरदोई जनपद 3 मंत्री होने के बावजूद सरकार जो वहाँ पर जो राजमार्ग बनवाते हैं और हाईवे बन रहे हैं, वहीं पर अगर गलियां, अगर मोहल्ले और सड़कें देखी जाए तो वो गड्ढे गड्ढे युक्त है। अगर हम बात करें तो यहाँ यहाँ पर तो 3 किलोमीटर की जो ऐसी सड़क है जो 1-1 फुट के गहरे गड्ढे हैं और गड्ढे से निकलना दूर है। और नकटोरा पुलिया से लेकर पाली से नकटोरा पुलिया तक करीब 4 किलोमीटर की रास्ता ऐसी डैमेज है जिसमें चलने चलने के कोई काबिल नहीं है। जी हल। और वहाँ पर मंत्री अधिकारी सभी निकलते हैं। जी बिल्कुल आदर्श, इस रोड की स्थिति कब से ऐसी बनी हुई है कि सीएम योगी तो लगातार कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क होगी। सीएम योगी लगातार गड्ढा मुक्त जी सड़क का यहाँ दम पर भरते हैं और लगातार इस तरीके की बातें करती है। सड़कें हाल तो बता रही कि गड्ढा मुक्त क्या है, गड्ढों में सड़क है। जी जी, ये 3 किलोमीटर की जो सड़क है, पाली पाली मास नकटोरा पुलिया से लेके पाली तक, वह 3 किलोमीटर इतनी भयंकर सड़क खराब है जहाँ पर 1-1 फुट के गहरे गड्ढे बने हुए हैं। और अगर वहाँ पर अगर बात करें ऑटो की, ना तो आप ऑटो को निकल सकता है, लेकिन पलटने का डर वहाँ अवश्य बना रहता है। और ये आज से नहीं, ये करीब से 3-4 साल से लगातार कंटिन्यू सड़क खराब पड़ी है। उधर कई अधिकारी भी निकल, लेकिन उस गड्ढे उस सड़क पर किसी की नजर नहीं जाती है। वो गड्ढे से होकर तो गुजरना चाहते हैं लेकिन गड्ढे को संभाला नहीं जा सकता है। जी अतन। नहीं तो अगर गड्ढे इस तरीके से सड़कों पर नजर आ रहे हैं तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? उनको ये सड़क नहीं दिखाई देती क्या कि सड़कों में गड्ढे की गड्ढे में सड़क है? उनको तो दिखाई दे रहा होगा। लगातार सीएम योगी कह रहा है उसके लिए फंड भी आता है सरकार की तरफ से। क्या सड़कें ऐसी बनती है कि बन जाए कुछ दिन बाद वो सड़क उजड़ के खत्म हो जाए? अगर ऐसी सड़क बनानी तो सड़क बनाई बनाइए, कोई मतलब नहीं है। और अगर इस तरीके से असुविधा लोगों को वहां पे मिलेगी, इस तरीके से लोग इस तरीके से गड्ढे वाली सड़क पर चलने को मजबूर होंगे तो किस तरीके से होगा? बहुत सारे लोग तो चोटी होते हैं ऐसी सड़कों पर, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या अधिकारियों के कान में जू नहीं रहेंगी? इस तरह की सड़कें उनको दिखाई नहीं देगी? टीवी मीडिया हम लोग दिखाएंगे तभी उनको दिक्कत समझ में आएगा। ये सारी इस सड़क का भी कुछ निर्माण होना चाहिए। हम खबर दिखाएंगे तभी, आईबीसी जब खबर दिखाएगा तभी आप उस पर अमल जाकर करोगे, तब जाकर के उसके ऊपर रोड बनाओगे। कैसे? क्या आपको दिखता नहीं है? दर्द नहीं दिखाई देता? ये तमाम लोग जो वहां से गुजरते हैं उनके बारे में आप नहीं सोचते हो कि सड़क किस तरीके से रहेगी, कैसे काम चलेगा? जी बिल्कुल अखंड जी, सड़क के लिए गड्ढे के लिए पैसे भी आते हैं और वो कैसे जो आते हैं गड्ढे सड़क बनाने के लिए, वो केवल कागजों तक सीमित होकर रह जाते हैं। लेकिन अगर सड़क की बात करें तो हरदोई जनपद की कुछ ऐसी सड़कें हैं जो काफी गड्ढे गड्ढे युक्त है, जिनको अभी तक बनाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ के जो मंत्री बात कर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये सड़क मैंने बना दी, वो सड़क बना दी, लेकिन अगर मंत्री उस रोड पर निकलना चाहे तो उनकी गाड़ियां खुद गड्ढे उससे होकर गुजरेगी, लेकिन वो गड्ढे उनको तो नहीं दिखाई मंत्री दे जी, रहे हैं। और उस गड्ढे दिक्कत ये है ना मंत्री जी, अगर उस सड़क से गुजरेंगे तब ना उनकी गाड़ी गड्ढे में जाएगी, तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये सड़क भी खराब है। उनके लिए कुछ जो रोड होती है, जिस जगह पे उनका घर होगा, कहते हैं वीवीआईपी इलाके होते हैं कुछ, उन जगहों पे घर होगा तो उनको हो सकता है वहां पे रोड एकदम क्लीन मिलती होगी। और लेकिन इस तरीके की सड़कों पर शायद उनका आवागमन नहीं होगा, इसलिए उनको लगता होगा पूरे जिले की जो सड़कें हैं वो अपने आप में एक बड़ी है मक्खन जैसी सड़कें हैं, लोगों की गाड़ियां रफ्तार में चल रही है, हाईवे चल रहा है। कम से कम इस मंत्री जी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप उस जिले के हो तो आपका तो दबदबा है भाई। हरदोई के अगर अग्रवाल जी के बारे में बात की जाए तो सब जानते हैं उनका क्या जलवा जलाल है। एक समाजवादी पार्टी रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी भी सरकार में उनका दबदबा अलग रहता है। तो अगर इस तरीके से उनके ही जिले की सड़कें इस तरीके से बदहाल स्थिति में नजर आएंगी तो कैसे काम चलेगा? क्या आपको या आपके जो वहां पे जो भी विधायक है उनको इसलिए जनता वोट देती है कि इस तरीके सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हो, गड्ढे में चले?
सीएम योगी लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते रहते, फंड देते रहते हैं कि इस तरीके की जो सड़कें हैं जहाँ पे गड्ढे हैं उसको गड्ढा मुक्त किया जाए। लेकिन क्या करें, गड्ढा मुक्त होने की जगह गड्ढों में सड़क चलती जा रही है, एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, इस तरीके की चोट पहुंच रही है लोगों को। इसको लेकर क्या विशेष योजना है वहां के अधिकारियों की कि केवल और केवल फाइलों तक सीमित रह जाएंगे सारी चीजें? लेकिन यहाँ पर आपको बताएं, यहाँ पर 3 मंत्री आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं, शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी हैं, और उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक वो भी हमारे हरदोई जनपद के रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम सड़क की बात करते हैं तो जितनी सड़कें हैं लगभग कुछ तो बनी हुई है, लेकिन तो जो है केवल कागजों में सिमट कर रह गई है। जी अकल बिल्कुल कागजों में ही सिमट के रह जाती हैं ऐसी योजनाएं, क्योंकि लगातार सीएम योगी का फोकस रहता है कि किसी भी जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ अधिकारियों के साथ स्थिति ऐसी है ना कि वो अलग अलग लगते हैं कि उनके हिसाब से किस जगह बेनिफिट है या कौन सी जगह प्राथमिकता दी जाए, उसी सड़क को निर्माण कराया जाए। लेकिन ऐसे अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये भी जनता है, ये भी निवासी है वहीं के, इनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, उनको सहूलियत मिले, इसको लेकर के भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर सड़कें बनती हैं तो सड़कों कम से कम कोई कार्यकाल होगा, कुछ तो समय तक के लिए बनेंगी, कोई तो टाइमलाइन होगी, कोई तो डेडलाइन होगी, जो भी ठेकेदार उसको बनाता होगा कि ये सड़क इतने दिन तक खराब नहीं होगी। ऐसी कौन सी सड़क है कि बनने के बाद ही तुरंत उखड़ने लगती है? और अगर ऐसी सड़कों का निर्माण हो रहा है तो सड़क के निर्माण करने का कोई मतलब नहीं है। अधिकारियों से जरूर पूछिएगा कि आखिरकार इस सड़क जो खस्ता हाल सड़कें हैं कब तक इसका हाल सुधर पाएगा, कब तक यहाँ के जो निवासी है उनको इस समस्या का उनको समाधान मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदरणीय अनिल हमारे साथ संभल से जुड़े हुए। अनिल, संभल में जो नेता मेला है उसको लेकर के पुलिस सख्त है, आपके पीछे भी वज्रवाहन दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। संभल में नेजा मेला को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त है, और आज जो है नेजा मेला की ढाल गाड़नी थी, और जिसको लेकर जो है जो नेजा कमेटी के लोग हैं उन्होंने ढाल गाड़ने के लिए गड्ढा भी खोद दिया गया था, जिसको आज प्रशासन ने गड्ढे को पटवा दिया है और साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह की जो विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने भारत का खजाना लूटा और जो पुरानी सैकड़ों वर्षों तक कुरीतियां चली आ रही हैं, उस तरह का कोई सी भी कुरीति और अब ये नेजा मेला जो है संभल में नहीं लगेगा। अनिल, एक सवाल आपसे है कि ये नेजा मेला कब से चला आ रहा है, कब से इस नेजा मेला का आयोजन किया जा रहा है? जलसा जुलूस एक आक्रांता, एक लुटेरे के लिए वहां के निवासी या वहां के लोग जो उसके प्रेम में इस तरीके का मेले का आयोजन कर रहे हैं, और हमारे प्रदेश की सरकार या देश की सरकार ये देखती चली आ रही है कि इस तरीके के लुटेरों के नाम पर भी आयोजन और जलसा चला आ रहा है। आखिरकार कारण क्या है? किस तरीके का प्रेम है? क्या लुटेरों से प्रेम होगा, आक्रांताओं से प्रेम होगा, माफियाओं से प्रेम होगा? यही देश की संस्कृति और सभ्यता है। क्या हम मैसेज देना चाह रहे हैं अपने आने वाले भविष्य को? जगन मेला कमेटी की माने तो वो उनका कहना है कि सैकड़ों वर्षों से ये मेला लगता हुआ आया है यहाँ पर, और जो कि 25, 26 और 27 तारीख में संभल में जगह जगह जो है लगना था, और जिसको लेकर एडिशनल एसपी जो श्री चंद है उन्होंने साफ कह दिया कि लुटेरों के नाम पर किसी भी तरह की कोई कृति और कोई भी मेला नहीं लगाया जाएगा। चाहे पहले तो किसी भी तरह की कोई परंपरा चली आई हो, लेकिन जो विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने सोमनाथ पर हमला करा, महमूद गजनवी कहो या फिर उनके याद में कहो, इस तरह का कोई सा भी नेजा मेला जो है संभल में नहीं लगाया जाएगा। इस संभल में क्या एक अलग से क्या कोई अलग देश है क्या? संभल अलग देश है क्या? संभल जहां पर इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जा रही है कि अगर वहां पर कोई बात निकल करके सामने आ रही तो कभी पत्थर चलने लग रहे हैं, हिंसा हो जा रही है, वहां पर पुलिस बल पुलिस चौकी बना नहीं पा रही? क्या अलग देश में रह रहे हैं क्या हम? इस तरीके की स्थितियां पैदा है, आक्रांताओं लुटेरों के नाम पर इस तरीके की जलसा निकालने की स्थितियां किसने इस तरीके की अनुमति दी है इन लोगों को? और सबसे बड़ी बात है, किस देश में हम रह रहे हैं? कि हमारे ही लुटेरे जिन्होंने हमें लूटा हो, हम उनकी ही पूजा और उनके ही जलसा का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। अगर पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करे तो इससे काबिले तारीफ है, उसकी तो बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह के लोग अभी भी हमारे यहाँ पर मौजूद है जिनकी सोच इस तरह की है कि जिन्होंने भारत को लूटा और यहाँ के लूट कर अपने देशों के खजाने उन्होंने भरे, और उनकी याद में आज भी जलसा करने को लोग आमादा हैं, और कोशिश वो अभी भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं। उच्च अधिकारियों के पास में वो भाग दौड़ कर रही हैं कि वह कैसे भी करके जो नेजा मेला जो है वो संभल में लग जाए। लेकिन प्रशासन की माने तो प्रशासन की तरफ से बिल्कुल सख्त निर्देश हैं दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई सी भी कार्यक्रम की व्यवस्था या किसी भी तरह की शुरुआत नेजा मेला को लेकर नहीं करेंगे। यही तो कारण है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में ऐसे लोग भी फल फूल रहे हैं जो इस तरीके के आक्रांताओं, लुटेरों और बदमाशों के लिए अपना प्रेम निछावर कर रहे हैं। और अभी भी प्रशासन ने जब मनाही कर दी है उसके बाद भी ये मना रहे हैं कि हम जाकर के इस तरीके का मेले का आयोजन करेंगे। अरे कहाँ आपकी विचारधारा है? कौन से लोकतंत्र में आप आए इस तरीके से मंदिरों को लूटने वाले लुटेरे के नाम पर इस तरीके जलसा निकालने के लिए आज अनुमति की मांग कर रहे हैं? और अगर इस तरीके के लोगों पर, क्योंकि किस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई महाराष्ट्र में,
क्या आज की डेट में बवाल हो रहा है, जनी हो रही है, लोगों को किस तरीके से वहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संभल में क्या कुछ हुआ है 24 नवंबर के बाद, किस तरीके की स्थितियां क्या पूरा देश देख रहा है। संभल में होली के दिन किस तरीके से स्थितियां पैदा हो गई, लोगों को पता है कि वहां पुलिस को तैनात करना पड़ा है। तो क्या हमारे देश से संभल अलग है? क्या संभल की स्थितियां अलग है? क्या संभल किसी अलग देश और अलग राज्य का दर्जा उसको मिला हुआ है कि वहां पे अपनी अलग अलग चीजें, अलग अलग मान्यताएं चलेंगी, पुलिस की मौजूदगी होगी, पुलिस बल मौजूद होगा? क्या पूरे प्रदेश की पुलिस जाकर संभल में इकट्ठा हो जाएगी कि वहां के लोगों को समझाए किस तरीके कार्यक्रम वहां किए जा रहे हैं? लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। और एक खबर और आ रही है संभल से कि संभल की 33-34 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो कि सरकारी जमीन में है, जिसमें से 33 मकान है और एक मस्जिद है, जिस पर जो है नोटिस दिए चुके हैं। और अगर वह नहीं हो चुके तो डीएम ने साफ साफ निर्देश दिया है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनका ध्वस्त करने की जो है प्रक्रिया करी जाएगी। अनिल, वो जो 34 प्रॉपर्टी 34 जो प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर डीएम इस तरीके का ध्वस्तीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इस तरीके की वहाँ स्थितियां पैदा हुई है। जो असदुद्दीन ओवैसी वो तो कहते हैं कि संभल में जो चौकी बन रही है वो तो वक्फ की जमीन पे बन रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर इस तरीके से एक नेता और बड़े नेता इस तरीके की बातें करेंगे, तो इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, भ्रामक खबरें फैलाएंगे, तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ क्या कोई मुकदमा लिखा गया है संभल में? लेकिन अभी तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन का साफ कहना है कि उन लोगों की तलाश में है जिसने वक्त की संपत्तियों को लेकर झूठे क्या कहते हैं पत्र दिए और झूठी एफआईआर लिखवाई। और जो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन संभल में आया था, उनको जो काफी सारी प्रॉपर्टी थी वक्त का, उनका एक नोटिस और चार्ट बनाकर दिया कि यह संपत्ति वक्ती है। तो प्रशासन उन लोगों की तलाश में है कि वह कौन कौन लोग हैं जिन्होंने वक्त की संपत्ति के नाम पर कोतवाली को भी वक्त की संपत्ति बता दी गया। वही सबसे बड़ी दिक्कत है कि रेलवे और सेना के पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी किसी के पास अगर है तो वक्त पे पास है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वक्त पे पास है और कागज की बात की जा रही है तो लोगों के पास दिक्कतें हो रही हैं। हमारे आपके सबके पुराने घरों के कुछ ना कुछ लोगों के पास सबके अपने कागज होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसे दिखाने की कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन वक्त के पास शायद कागज है या नहीं है, इसको लेकर के अपने आप में एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। और किस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही है, लोग बवाल कर रहे हैं। अगर कानून कोई बनाया जा रहा है तो वो बनाया आपकी सहूलियत के लिए जा रहा है, लेकिन अगर उस कानून में अगर आपको व्यवधान डालना है और अननेसेसरी बातें करनी, भ्रामक बातें करनी है तो करते रहिए, सरकार आपका भी हिसाब जरूर करेगी। और ऐसे लोग का हिसाब को जनता को भी करना चाहिए चुनाव में, इलेक्शन में, क्योंकि ऐसे भ्रामक जो बातें करते हैं अपने सिक्योरिटी में घूमते हैं और लोगों को छोड़ देते हैं मरने के लिए कि आपस में लड़ो, कटो और मरो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल, तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, दो बड़ी खबर है। पहली खबर पे जाऊंगा तो तत्काल जो अभी कुछ ही भरे अखंड बता दें कि जानकारी यह लग रही है कि बस्ती जनपद में लगभग 12 जो है गौवंशों के कटे सर बरामद किए गए। फिलहाल अखंड बहुत बड़ी बात है क्योंकि 12 गौवंश के जो कटे सर है वो एक पुल के नीचे से बरामद किए गए। फिलहाल जैसे ही जानकारी लगी वहां पे मौके पे फोर्स पूरी तरीके से वहां पे पहुंच गई, मौजूद है। वहां पहुंचने के बाद में पूरे तरीके से पुल के चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर ली, किसी को वहां जाने नहीं दिया गया वहां पे। और यह भी जानकारी लगी कि जो गौवंशों के जो कटे सर हैं उनको जो है एक बोरे में जो है रख के जो है पुलिस वहां से लेके चली गई। फिलहाल अब जिस तरीके से इसकी जानकारी लगी, हिंदू संगठन के लोग भी वहां पे मौके पे पहुंच रहे हैं। अब अखंड फिलहाल अभी तक कोई फुटेज सामने नहीं आया है कि वाकई में वो कितने गौवंश है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से यह लग रही है कि लगभग 12 ऐसे जो गौवंश है जिनके कटे सर बरामद हुए। कहीं ना कहीं रमजान के समय में 12 कटे हुए जो गौवंश के जो सर बरामद किया, अखंड कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। फिलहाल यह भी बता दूं अखंड के उत्तर प्रदेश के जो है गौ सेवा के जो उपाध्यक्ष है मौजूदा, उनका जो निवास स्थान है वो बस्ती जनपद है, वो भी इस समय बस्ती में ही मौजूद है। और उनके मौजूदगी में इस तरह से घटनाएं खंड सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक दो नहीं 12 गौवंशों की जो जानकारी लग रही है वाकई में इससे पुष्टि हो जाती है कि ये 12 गौवंश है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो काफी खड़ा हो रहा है। अब ये देखना होगा कि फुटेज सामने आने के बाद में अधिकारियों को क्या बयान आते हैं, किस तरीके से। फिलहाल हमारी नजर इस पर बाकायदा बनी हुई है अखंड। जितेंद्र, जब नए नए कमान संभाली थी एसपी साहब ने तो वहां पर गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा था, और अगर इस तरीके से वहां पर इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर अगर मिलते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे कि आखिरकार इस तरीके से लगातार वहां पर गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी गौ तस्कर इस तरीके से बेधड़ल्ले से इस तरीके कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होती है, क्योंकि गायों को लेकर के, गौ तस्करों को लेकर के जिस तरीके से सरकार लगातार सवाल खड़े कर रही है और गौ तस्करी को लेकर के लोग उनके कई जगहों पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है, तो क्या
लोग जो पुलिस है वो इन ऐसे लोगों के बारे में क्या पता नहीं लगा पाने में नाकामयाब है, या उसको कहीं ना कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही कि इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अगर जिस पुल की बात की जाएगी कि जहाँ से ये बरामद किया गया, अगर मैं बता दूं जहाँ तक मेरा रेगुलर आना जाना है उस पुल पे बगल में बात की जाए तो लगभग 112 की जो पीसीआर है वो हमेशा वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन और कहीं ना कहीं वो बस्ती का मुख्य मार्ग है, लगातार गाड़ियों का आवागमन होता है, वो पूरा 24 घंटे चलने वाला वो रोड है, लेकिन वहां पे जो है 12 गौवंशों के कटे सर मिलना, किसी को जानकारी ना होना, और लगभग वहां से कुछ ही दूरी पे जो है दो दो थाने के बीच में पड़ता है खंड, एक तरफ जो है नगर थाना, दूसरी तरफ कलवाड़ी थाना, दोनों के बीच का ये पुल है, और उस मुख्य पुल के पास में मिलना कहीं ना कहीं सवाल तो अखन खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो है जिस तरीके से बरामद हुए हैं, अब देखना होगा इसमें कि अधिकारी किस तरह से इसमें उनके बयान आते हैं, क्या फुटेज सामने आता है, उसके बाद में देखा जाएगा किस तरीके से क्या कार्रवाई उस पर होती है, क्योंकि जिस तरीके से जो बस्ती के पुलिस अधीक्षक थे वो जो बस्ती जैसे उन्होंने ज्वाइन किया, लगातार एक के बाद एक अगर बात की जाए तो गौ तस्करों पर लगातार उन्होंने कार्रवाई की, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया, लगभग 6 से 7 ऐसे थे जो गौ तस्कर थे जिन लोगों को जेल भी भेजा गया। लेकिन अब देखना होगा कि उनकी इस कार्रवाई के बाद में जो है जितने गौ तस्करों को जेल नहीं भेजा गया, क्या उनसे ज्यादा जो है गौवंशों के कटे जो सर है वो बरामद किए गए। फिलहाल सवालिया निशान पुलिस अधीक्षक महोदय पे भी खड़ा होता है कि जो है उनकी टीम वाकई में अगर वो पूरी तरीके से पेट्रोलिंग कर रही थी, अगर क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तो कहाँ से ये बरामद हुआ है। अखंड ये सवाल तो बहुत बड़ा है अपने आप में। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसीलिए ये सवाल खड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप अभियान चला रहे हैं और गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और अपने स्टार्टिंग में दिखाया भी आपने जेल भी भेजा लोगों को, कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां फिर से कैसे, क्या उनके मन में जो डर था वो खत्म हो गया किस तरीके की रमजान के महीने में? क्योंकि देखिए ये केवल इस तरीके की घटनाएं आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती हैं। बस्ती जिले में भी हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि अगर अगर कोई जो संगठन है वो अगर उठ खड़ा होगा, सड़क पर खड़ा हो जाएगा, बवाल खड़े होने हो जाएंगे, और अगर किसी को पकड़ लेगा तो आपने भी देखा होगा कई बार ऐसी में होता है कि मॉब लिंचिंग की आरोप लगते हैं कि इस मामले में किसी ने भीड़ ने हत्या कर दिया, लोगों को पकड़ लिया, मारा पीटा बुरी तरीके से। तो क्या ऐसी स्थितियां पैदा ना हो, उसको लेकर के पुलिस को सतर्क होने की जरूरत नहीं है? क्या उनको लेकर के कोई जगह जगह पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं है? जिस जगह पे भी जो भी संदिग्ध इलाके लगते हैं जहां पर लगता है कि इस तरीके की स्थितियां पैदा हो सकती है, यहाँ पर ये चीजें हो सकती है, क्योंकि पुलिस की जानकारी में लगभग लगभग सब होता है, ये सबको पता है, पुलिस सब जानती है, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक। उनके मुखबिर बहुत बड़े, क्योंकि उनका जो नेटवर्क होता है बहुत स्ट्रांग होता है। शायद यही कारण है कि अपराधी तुरंत पुलिस की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। तो क्या ये नहीं पता लगाया जा सकता कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर इस तरीके की चीजें कैसे पहुंची? बिल्कुल अखंड सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के नेटवर्क काफी होते हैं, जानकारियां भी लगती है। फिलहाल अब जो है जिस तरीके से अब देखना होगा कि क्या किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है, क्या इसमें किस तरह से जो है पुलिस के उच्च अधिकारियों के बयान आते हैं, किस तरह से इस पर मॉनिटरिंग की जाएगी, क्या उन लोगों को पकड़ा जाएगा, किस तरह से जो है एक टीम बनाई जाएगी, और पुलिस अधिकारियों का या जो उनके निचले के अधिकारी है क्या ब्रीफिंग दी जाती है, किस तरह से पुलिस जो है एक्टिव होती है, किस तरह से अपना रिमोट चलाती है, यह तो थोड़ा सा देखना होगा इसमें। बिल्कुल जितेंद्र, पुलिस के बयान का इंतजार जरूर है, लेकिन बयान के साथ साथ कार्रवाई का भी इंतजार जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा। एक मैसेज देने की जरूरत है कि जो भी लोग इस पूरे मामले में संलिप्त है या जो लोग भी इस पूरे मामले में जिन्होंने अंजाम दिया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जितना महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दूसरी खबर पे मैं जाना चाहूंगा घन बस्ती से एक दूसरी खबर की, जैसे कल भी मैंने वो वीडियो भेजा था, आपने देखा होगा बीजेपी के जिला पंचायत जिस तरीके से लगातार जो है वो जो है अपने जो है शब्दों की वजह से किस तरह से जो बीजेपी के पिछली बार भी खबर बताई गई थी कि जो है जो वहाँ पे बैठक हुई थी, बैठक में किस तरीके से लगभग 43% 44% के कमीशन का आरोप लगा था। वही जिला पंचायत अध्यक्ष का एक वीडियो अखंड बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जो वो है कुछ जो बार बालाएं हैं, कुछ डांसर है जिनके साथ में वो पैसे उड़ाते हुए नजर आ रहे। फिलहाल उनके साथ बस्ती के पूरे जो है एमएलसी रह चुके मनीष जायसवाल, वो भी उनके साथ में किस तरीके से उनके साथ में जो बार बाला है उनके साथ डांस करते हुए किस तरह से दिखाई पड़े। फिलहाल अखंड बड़ी तेजी से वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन जब इस बारे में जिला पंचायत अध्यक्ष हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि किसी ने वायरल कर दिया। लेकिन सवाल अखंड सबसे पेचीदा और काफी एक अच्छा सवाल उन्होंने जो जवाब दिया जो है मुस्कुराहट के तौर पे कि ये किसी ने वायरल किया, ये जो जवाब था उनका कि कोई किसी ने वायरल किया, कहीं ना कहीं इनके खिलाफ इनके बीजेपी के लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिला पंचायत से लोग वाकई में जो जिला पंचायत के जो पदाधिकारी है जो उनके सदस्य वो कहीं ना कहीं जो उनसे जो खुश नहीं है। अभी देखना होगा तो अखंड वीडियो वायरल होने के बाद में जवाब उनका साफ था कि किसी ने वायरल कर दिया है। अब देखने में किस तरीके से जो नजरिए से जनता इस वीडियो को देखती है। अखंड
नितिन, जनता बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख रही है और जो कृत्य है आपने वायरल कर दिया तो वायरल कर दिया, कोई आप अच्छी चीज थोड़ा ना काम कर रहे थे, किसी गरीब की मदद कर रहे थे आप कि वायरल कर दिया। आपको जो कृत्य कर रहे थे, कुकृत्य कर रहे थे आप, उसे जनता ने देखा है। और जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से वहां के जिला पंचायत सदस्यों ने अपना एक अलग ही माहौल बना रखा है, जो 40% कमीशन की बात हो रही है, और अगर पैसे ऐसे उड़ा रहे हैं, वो तो वायरल वीडियो में दिख रहा है ना कि कैसे पैसे उड़ा रहे हैं। और आप जनप्रतिनिधि हो, आपको जनता में, जनता के विकास कार्यों में पैसा लगाना चाहिए कि बार बाराओं के ऊपर पैसा उड़ाने के लिए आपको सरकार या इस तरीके से जनता वहां के आपको प्रतिनिधि चुनती है। क्या स्थितियां हैं, कौन सी स्थिति में आप जा रहे हो? और अगर भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का अगर कृत्य देखने को मिले, क्योंकि अपने आप को बड़ा कहते हैं कि सुसज्जित और समाज के प्रति अपने आप को हम लोग समर्पित करने वाले नेता है, और जिस तरीके से वहां का वीडियो आया है, अपने आप में शर्मसार कर देने वाला वीडियो है। सरकार के पैसे का किस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है, बार बाराओं के ऊपर अपनी मेहनत की कमाई आप उड़ा रहे हैं। अगर वो वायरल वीडियो में दिख रहा है और आप कह रहे हैं कि जनता देख रही है, वायरल वीडियो में कौन सा पैसा उड़ा रहे हैं? वही अवैध तरीके से कमाया हो गया धन है, जिसको आप वहां पर आराम से उड़ा रहे हैं बिना सोचे समझे, और फिर कह रहे हैं कि हमारे जो विरोधी उन्होंने वायरल वीडियो कर दिया। आपके कुकृत्य है उसमें, कोई अच्छे कर्म नहीं है कि अच्छे कर्म को वायरल किया गया है, कुकृत्य है। और अगर आपने कृत्य किया तभी उस कृत्य को किसी ने भी वायरल किया है, ऐसे कर्म नहीं करते तो आपका नाम होता। फिलहाल आपका नाम खत्म हो चुका है। देखिए कि वहां की जनता आपके साथ क्या किस तरीके का व्यवहार करती है। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जितेंद्र बहुत आम हो चुकी है, कुछ निकल करके सामने आ जाती है तो कुछ दब जाती है। अभी तस्वीर सामने आई है, देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व तो इसको लेकर के क्या एक्शन लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से? सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आता है बंधुआ कला थाना। इधर बंधुआ कला थाना के अंतर्गत आता है हसनपुर गांव। हसनपुर गांव पर चौराहा पड़ता है, वहाँ एक मंदिर वगैरह काफी बने हुए हैं, काफी दुकानें बनी हुई हैं। वहीं पर एक प्रकरण आज कई दिनों से प्रकाश में आया है। ये देखिए, हमारे बगल में एक लोग प्रजापति हैं राम दुलारे, उन्हीं के पुत्र थाने और कचहरी और इसके आपके एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। पुलिस द्वारा जो है इनके मकान पर विपक्षियों के द्वारा मिलकर के दीवार भी खड़ी कर दी गई। और ये बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज ये पुनः जो है एसपी कार्यालय में आकर एसपी साहब से एप्लीकेशन देने के लिए फिर ये आए हुए हैं। अब देखिए एसपी साहब का क्या आश्वासन मिलता है, थाने के प्रति क्या कार्रवाई करते हैं, वो तो देखने वाला विषय है। और इनसे आज जानते हैं कितने दिनों से भटक रहे हैं, थाने के चक्कर कब से लगा रहे हैं, कब से ये थाने के चक्कर आप लगा रहे हैं? मैं लगभग जो है 1 महीने से जो है हम जो है और थाना और बंधुआ को पुलिस जो है दौड़ रहे हैं कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और थाना बंधुआ कला के जो है पुलिस के रवैये जो है जबरदस्ती निर्माण जो है करवाया जा रहा है। और ये अभी आप बता रहे थे जो पुलिस द्वारा क्या आपको आश्वासन, यहाँ एसपी कार्यालय आए तो क्या आश्वासन मिला था इसके पहले? यहाँ पे जो है आश्वासन कुछ नहीं मिला था। यहाँ पे जो है बंधुआ भेज दिया जाता था, वहाँ जो फर्जी रिपोर्ट लगा के वहाँ जो है फिर यहाँ वापस कर दिया था। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ जो है जबरदस्ती पूरा जो है निर्माण जो है किया जा रहा है। और ये जमीन हमारे पिताजी के नाम है, पूरा 5 बिस्सा पूरा है जमीन। अच्छा, 5 बिस्सा पूरा जमीन है, उसी में अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, राजस्व विभाग से क्या आश्वासन मिला आपको अभी तक? राजस्व विभाग जो मतलब हमने जो है एसडीएम के पास भी एप्लीकेशन दिया गया था, अभी तो उसकी भी जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1 महीने अभी पूरे होने वाले हैं। और हमने डीएम के यहाँ भी एक एप्लीकेशन दिया था, उसकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1 महीने अभी पूरे होने वाले हैं। अखंड देखिए, ये इतनी बड़ा कृत्य हो रहा है, थाना बेचारे दौड़ रहे हैं, डीएम कार्यालय दौड़ रहे हैं, तहसील दौड़ रहे हैं, एसपी कार्यालय दौड़ रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही कि हैरान परेशान है। एप्लीकेशनों को देखिए, पुलिंदा लेके घूम रहे हैं, कई प्रति में एप्लीकेशन है, IGRS है, ये नकल वगैरह सब कुछ पूरी लगी हुई है इनकी हर चीज से। ये IGRS पोर्टल पे भी इनका वैसे आख्या दे दी जाती है। ये स्थिति इनकी बनी हुई है। एप्लीकेशन तो ये कहें भैया आज का ये हम देने जा रहे हैं, इसके पहले एक ये फाइल इनकी बन के 1 महीने से तैयार हो गई है। कई जगह एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिक्कत यही है कि यहाँ पे जो चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं, अभी पुलिस के पास जाएंगे, थाने पे जाएंगे, राजस्व विभाग जाएंगे, फिर न्यायपालिका जाएंगे, और ऐसे ही डेट पे डेट मिलती रहेगी। हमारे देश में कुछ चीजें बड़ी लचर है, कहने में गुरेज नहीं है। अगर इस तरीके की व्यवस्था है, किस चीज का इंतजार करते हैं? रोज ऐसी खबरें आती है कि लोग सर फुटअव्वल होता है, आपस में लड़ते हैं, गोली तक चल जाती है, किसी की हत्या तक हो जाती है, परिवार में ही हत्या हो जाती है।
किस बात का इंतजार है? क्या पुलिस किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है? अगर कोई मामला है वैध या अवैध, अगर मान ले इनकी मांग जायज है या नहीं जायज है, तो उसको लेकर के कोई बात तो करें। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर जो भी पक्ष और विपक्ष होता है उसकी बात सुने, दोनों को बुला करके बैठाएं और जिसके कागजात सही हो उसके हिसाब से कोई कार्रवाई करे। लेकिन अगर इस तरीके से एक पीड़ित व्यक्ति कोई भी हो, वो लगातार थाने की चक्कर काट रहा है, एसपी ऑफिस की चक्कर काट रहा है, तहसील के चक्कर काट रहा है, एसडीएम के चक्कर काट रहा है, क्या चक्कर ही काटने के लिए आया क्या इस धरती पर? अगर कोई चीज का है उसका समाधान निकाला जाए। महीनों से है कि कागज का पुलिंदा बना करके घूमने के लिए थोड़ी रहा है। क्या कर रहे हैं अगर वहां की कार्रवाई, अगर कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं वहां पर? और दूसरी खबर अखंड ये है, सुल्तानपुर जनपद में कल की डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार एकत्रित हुए, सभी संगठनों के। तो बृहस्पतिवार को ये जो है तिकोनिया पार्क पे सभी लोग सामूहिक एक धरना करने जा रहे हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून की भी मांग की जा रही लगातार हर जनपदों में, हर स्टेट में। लेकिन अब देखने वाला विषय है कि क्या होता है, इस पे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन काफी मात्रा में पत्रकारों में जो है सुल्तानपुर जनपद में, अमेठी जनपदों में काफी रोष है। अभी कैंडल मार्च जनपद रायबरेली में भी निकाला गया था, फतेहपुर में भी निकाला गया था। हर जगह कैंडल मार्च निकल रही हैं, हर जगह पत्रकारों में रोष है। लेकिन पत्रकारों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे किए जा रहे हैं। ये शासन प्रशासन जो है पत्रकारों को एक झुंझुना पकड़ा के घुमा रही है, कोई मदद का आस नहीं दे रही है। बिल्कुल गलत है। अगर देखिए जो चीजें जेन्युइन है हम सभी लोगों के लिए, देखिए हम खबरें जनता से जुड़ी हुई दिखाते हैं। अगर कोई पत्रकारिता के आड़ में कोई गलत काम करे तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई कीजिए, पर किसी भोले भाले जो सज्जन है, जो सच में खबर को लेकर के सजग है, उसके खिलाफ इस तरीके की कोई भी अनावरण या इस तरीके का कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके से सुरक्षा के भाव में जी रहा है पत्रकार, उसको भी लेकर के सरकार और जो प्रशासन है उसको कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। अभी पिछले दिनों में सुल्तानपुर जनपद में जिला चिकित्सालय और ड्रामा सेंटर भी बना हुआ है। यहाँ अमर उजाला और दैनिक जागरण के पत्रकार, कुछ और पत्रकार गए थे वहाँ, फोटो क्लिप वगैरह किए। तो अभी तक मजिस्ट्रेट जांच के तो किसी तरह आदेश डीएम साहब हर्ष कुमार ने दिया। लेकिन देखने वाली ये विषय है कि जो सच्ची खबर भी दिखाते हैं, वीडियो क्लिप भी बनाते हैं, फोटो भी खींचते हैं, डॉक्टर बाहरी पर्ची लिखते रहते हैं, दवा भी बाहर बेची जा रही है। लेकिन ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब ये देखिए मजिस्ट्रेट जांच में क्या होता है, क्या सत्यता समझ में आती है। लेकिन सोचने वाली यही विषय है कि जांच में क्या आता है। लेकिन लीगली यही था कि पत्रकार वहाँ की कमियां दिखाने सरकारी हॉस्पिटल गए हुए थे। लेकिन वहाँ पे जो है, जो आर्मी के रिटायर्ड लोग रहते हैं, जो सिपाही के रूप में वहाँ तैनात किए गए हैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, वो भी पत्रकारों के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको धक्का देके बाहर निकालते हैं। ये सुल्तानपुर की स्थिति पिछले अब लगभग 15 दिन की आप स्थिति ये बता रहे हैं कि 15 दिन पहले ऐसा पत्रकारों के लिए हुआ था। बिल्कुल एसपी सिंह, देखिए लगभग वहाँ की नहीं है और हम पत्रकार हैं, हम निडर भाव से अपनी पत्रकारिता करते रहेंगे। आपकी अगर किसी की मंशा है किसी को परेशान करने की, डराने की, तो हम डरेंगे नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, इस बात को भी कहना हमें कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारे लोग पत्रकारिता के आड़ में बहुत गलत कार्य भी करते हैं और शायद यही कारण है कि पूरी की पूरी पत्रकार हैं वो भी बदनाम होते हैं। फिलहाल अच्छे और बुरे की पहचान करने के लिए न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन है। आप जरूर अगर कोई गलत कार्य करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, मगर इतना जरूर है कि जो लोग ईमानदारी के साथ पत्रकारिता पेशे को जो बदनामी से बचाने का काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कोई कार्रवाई ना करें। क्योंकि पत्रकार जनता के हित की खबरें दिखाता है, आपके हित की खबरें दिखाता है, उसका कोई भी मंशा या आशय नहीं होता कि वो अपने हित के लिए कोई चीज लेकर के जा रहा है। वो आज निडरता के साथ पत्रकारिता करने जाता है और इसमें कई बारी उसको कई व्यवधान झेलने पड़ते हैं, कई सारी परेशानियां झेलने पड़ती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।